Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Evolution, lecture 3. From previous lecture, we need to remember the conclusion that evolution is not a directed process, but it is a stochastic process. Evolution is not a directed process, यानी कैसा है ना कि उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं है. It is a stochastic process. Stochastic का मतलब होता है चांस, यानी रैंडम, बाय चांस अगर किसी में वेरिएशन आया, कोई प्राणी फिट है तो नेचर उसको सिलेक्ट करता है. ओके, एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन म्यूटेशन मीन्स सडन जेनेटिक चेंज. मूविंग ऑन, आवर मेन टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज अडैप्टिव रेडिएशन. अडैप्ट करना यानी माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना, और रेडिएट करना यानी एक एरिया से स्प्रेड होके दूसरे एरिया में जाकर सेटल हो जाना. जिस हिसाब से फिजिक्स में हम बोलते हैं कि रेडिएशंस आर कमिंग आउट, रेज आर कमिंग आउट, उस तरह से. अब बच्चों, लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल तुम 5 दोस्त की कहानी है. ओके, बचपन में एक ही लोकेलिटी में तुम लोग पांचों पले बड़े हो. अब होता यह है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद एक दोस्त अमेरिका चले जाता है, दूसरा दोस्त अफ्रीका चले जाता है, लेट्स से एक पोलार एरिया में चले जाता है, ठंड एरिया में, आर्टिक एंटार्क्टिक एरिया में, सपोज फॉर एग्जांपल. ओके, एंड लेट्स से एक ऑस्ट्रेलिया चले जाता है और तू इंडिया में ही रहता है. अब बच्चों, अगर समझो 15-20 साल बाद तुम लोग सब मिलते हो, तो बचपन में जिस हिसाब से तुम्हारा पहनना ओढ़ना था, अपीयरेंस था, ओके, उठना बैठना था, बिहेवियर था, बात करने का स्टाइल था, अब तुमको लगता है कि वो सारी बातें सेम रही होंगी सब में? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज हर कोई जब अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में गया, 15-20 साल वहां बिताया, तो वहां के माहौल में वो अडेप्ट करने लगा. कोई ठंड एरिया में रहता है तो उसको ठंड कपड़े पहनना कंफर्टेबल लगता है, कोई गर्म एरिया में रहता है तो उसको गर्मी के हिसाब से कपड़ा पहनना कंफर्टेबल लगता है. उस हिसाब से एक्सेंट बदल जाता है, बातचीत करने का तरीका बदल जाता है, खाने में लाइक्स डिसलाइक्स ये सब बदल जाता है. अब बात ऐसी है कि तुम सब पांचों दोस्त थे एक ही स्पीशीज, पर क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जाकर सेटल हुए, तुम्हें बदलाव आया. वो बदलाव लाना जरूरी था क्योंकि बदलते माहौल के साथ तुमको अडेप्ट करना था. उसी तरह से बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अडैप्टिव रेडिएशन. अडैप्टिव रेडिएशन में क्या होता है ना कि बहुत सारे प्राणी एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं, पर जब वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जाकर सेटल हो जाते हैं, ओके, तो बदलते पर्यावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ दे हैव टू अडैप्ट, दे हैव टू एडजस्ट. और कई सालों तक सोचो, तुम लोग तो 15-20 साल बाद जब दोस्त मिले तुमने इतना बदलाव देखा. अब सोचो अगर ये लाखों साल बाद तुम प्राणियों को देखोगे तो प्राणी में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है. और इस तरह के रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं अडैप्टिव रेडिएशन. ये कहानी शुरू हुई थी सेम चार्ल्स डार्विन से, जो कि सी वॉयज पे गए थे. ओके, उनके शिप का नाम था HMS बीगल, और जिस आइलैंड पे घूमने गए थे उसका नाम था गैलापागोस आइलैंड. गैलापागोस आइलैंड में डार्विन नेचुरलिस्ट थे, तो वहां पे जब नेचर को उन्होंने ऑब्जर्व किया, ओके, तो ऑब्जर्व करने के बाद वहां पर उन्होंने स्मॉल ब्लैक बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, जिसको बोलते हैं फिंचेस. ये फिंचेस ज्यादा फेमस हो गई है डार्विन के नाम से, इसलिए इनको बोला जाता है डार्विनियन फिंचेस, और यू कैन कॉल इट एज डार्विन्स फिंचेस. ये फिंचेस में कैसा है ना कि डार्विन ने देखा कि एक लोकेलिटी में फिंचेस की बीक का साइज, चोंच का साइज इतना है, दूसरे लोकेलिटी में उसने देखा कुछ इस तरह का है, तीसरे लोकेलिटी में ही ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस, and let's say fourth locality में he observed something like this. अब डार्विन ने बोला ये सब की सब चिड़ियाएं हैं तो सेम, पर इनकी चोंच का साइज अलग अलग क्यों? फिर उसने देखा क्योंकि ये सारी चिड़ियाएं अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाती थी, और उस ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार उनके ईटिंग हैबिट्स अलग अलग थे. इनमें से कुछ फिंचेस इंसेक्टिवरस थे और कुछ फिंचेस सीड्स खाया करती थी, सो दे वर वेजिटेरियन फिंचेस. यानी कुछ को कीड़ा पकड़ के, इंसेक्ट पकड़ के खाना होता था और कुछ सीड्स खाती थी. उसके हिसाब से, अपने पर्यावरण के हिसाब से कई सालों तक जब वो वहीं रहने लगी और उनका ईटिंग हैबिट उस हिसाब से होने लगा, तो फिंचेस के बीक के साइज में मॉडिफिकेशन आया, और ये डार्विन ने वहां नोटिस किया. दोस्तों, एक बात याद रखना कि जिस तरह से डार्विन ने ये सारी बातें ढूंढी है ना, उसी तरह से एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है ऑल्फ्रेड वैलेस.
Alfred Wallace, he observed the same thing what Darwin observed, okay, at a place called as Malay Archipelago. आर्चीपेलागो का मतलब होता है आइलैंड, जगह का नाम है। मैले आर्चीपेलागो में ऑल्फ्रेड वैलेस ने सेम बातें को डिस्क्राइब किया जो डार्विन ने डिस्क्राइब किया था, एंड ही केम अराउंड द सेम कंक्लूजन एट द सेम टाइम। जिस समय डार्विन ये सारी बातें कर रहा था, उस समय ऑल्फ्रेड वैलेस ने भी ये सब बातें डिस्क्राइब की थी। तो ये एक याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन का पहला एग्जाम्पल हो गया फिंचेस। दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स कॉमन एग्जाम्पल कैंगारू ले लो। जो जानवर अपने बच्चे को अपने पाउच में रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मार्सुपियल। अब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में कुछ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। एडेप्टिव रेडिएशन, और इनके फोटोज दिए। ये सब के सब दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। That is Tasmanian wolf, marsupial mole, bandicoot, marsupial rat, wombat, sugar glider, koala, tiger cat and banded anteater। अब सर इसको याद रखें तो कैसे याद रखें? इसको हम लोग अपने सिंपल स्टाइल में याद रखेंगे विद अ टेक्निक। तारक मेहता अपने BMW से जा रहा था, BMW गाड़ी से जा रहा था, गाड़ी से उतरा, हमने देखा ही इज लुकिंग सिक, बीमार दिख रहा है और बहुत खांसी कर रहा है, के से खांसी। फिर पता चला उसको टीबी हो गया। रिमेंबर दिस स्टोरी। तारक मेहता गोइंग बाय BMW, लुक्स सिक, खांसी कर रहा है और उसको टीबी हो गया। नाउ तारक मेहता, टी से तारक, टी से टेस्मेनियन वुल्फ, मेहता एम से मार्सुपियल मोल, BMW दैट इज बैंडिकूट, मार्सुपियल रैट एंड वोम्बैट, लुक्स सिक एस, शुगर ग्लाइडर खांसी कर रहा था, कोआला एंड टीबी हो गया, टाइगर कैट एंड बैंडेड एंड ईटर। सो नीट एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे एग्जाम्पल्स को इस स्टाइल में अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है इफ देयर इज मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आई रिपीट, अगर एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन एक ही आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में देखा जा रहा है तो उसको बोलने का कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन बिटवीन प्लेसेंटल मैमल्स एंड बिटवीन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इसका भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फोटोज दिए हैं। ये सारे जानवर के फोटो दिए हैं, इसका एग्जाम्पल अपने को अच्छे से याद रखना है। अब प्लेसेंटल मैमल्स के लिए ओके वी हैव एग्जांपल्स बॉबकैट, वुल्फ, माउस, मोल, एंट ईटर, लेमर, फ्लाइंग स्क्विरल। whereas ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के लिए फ्लाइंग फैलेंजर, मार्सुपियल मोल, मार्सुपियल माउस, नम्बैट, एंट ईटर, स्पॉटेड कस्कस, तस्मेनियन टाइगर कैट, तस्मेनियन वुल्फ। अब इतना सारा एग्जांपल याद रखें तो कैसे याद रखें? तो यहाँ पर भी हम लोग सिंपल स्टाइल के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर हमारा ट्रिक ऐसा रहेगा कि बॉब बहुत ही भेड़िया आदमी है क्योंकि वो मेरा माल MAL माल लेकर उड़ गया। तो ये हमारा टेक्निक रहेगा। बॉब भेड़िया आदमी है, मेरा माल लेकर उड़ गया। अब बॉब से क्या याद आएगा? बॉब कैट, भेड़िया से वुल्फ, मेरा से माउस, माल MAL। सो नेक्स्ट M विल बी फॉर मोल, A फॉर एंट ईटर, L फॉर लेमर और लास्ट उड़ गया फ्लाइंग स्क्विरल। कितना इजी तरीके से इसको याद रख लो। अच्छा, इस तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ टेक्निक ये याद रखेंगे कि फ्लाइंग मार्स पे, मार्स 2 है याद रखो, फ्लाइंग मार्स पे नंबर को स्पॉट करो, तब जाके एक बिल्ली भेड़िया बन सकती है। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये खाली शॉर्टकट है बच्चों, इसको याद रखो, आसान हो जाएगा।
फ्लाइंग मार्स, मार्स 2 है, ठीक है, फ्लाइंग मार्स पे नंबर को स्पॉट करो ताकि बिल्ली भेड़िया बन जाए। अब फ्लाइंग से तुमको याद आना चाहिए फ्लाइंग फैलेंजर। मार्स, 2 मार्स है ना, तो मार्सुपियल मोल, ओके, मार्सुपियल माउस, दोनों एग्जांपल याद रखो। नंबर यानी नम्बैट विच इज आल्सो कॉल्ड एज एंट ईटर। स्पॉट करो यानी स्पॉटेड कस्कस, ओके। और उसके बाद बिल्ली यानी कैट, टैस्मेनियन टाइगर कैट, टैस्मेनियन बुल। सो दैट इज द ट्रिक टू रिमेंबर दिस। तो ये सेक्शन आप लोग अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। नाउ डार्विन थियरी में 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स वर ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये 2 प्रिंसिपल डार्विन थियरी के अनुसार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल और द लाइफ फॉर्म्स। यानी इस धरती पे कौन सा नया जीव जंतु आएगा, कौन सा नया स्पीशीज आएगा, ये डिपेंड करता है कि स्पीशीज के लाइफ स्पैन कितने हैं और उसके फॉर्म्स और वेराइटी कितने हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ देखो, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये फटाफट डिवाइड होते हैं, ओके, कुछ घंटों के अंदर इनके थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कॉलोनीज बन जाते हैं। अब समझो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं मीडियम ए में ग्रो कर रहा हूं, यानी मैंने कुछ ऐसा पानी डाल रखा है जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, खाने पीने के न्यूट्रिएंट्स है, और मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहा हूं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां ग्रो हो रहे अच्छे से। अब मैं क्या करता हूं ना, इस मीडियम ए को बदल देता हूं मीडियम बी में, यानी अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हालात, उसका पर्यावरण बदल गया, आजू बाजू का न्यूट्रिएंट्स जिसको खा पी के वो डिवाइड हो रहा था, वो न्यूट्रिएंट मैंने बदल दिया फ्रॉम ए टू बी। समझो कार्बोहाइड्रेट छोड़ के अब मैंने प्रोटीन्स वाले मीडियम पे उसको डाल दिया। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो पहले वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो तो डिवाइड हो रहा है, बट क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है तो इनका एक नया नस्ल, नया वेराइटी बन के आता है, और वो वेराइटी इस वाले मीडियम में बड़े तेजी से डिवाइड होने लगता है। मैं कहानी वापस से दोहरा रहा हूँ। शुरुआत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब मीडियम ए में ग्रो कर रहे थे तो तेजी से डिवाइड हो रहा था, फिर जैसे ही मीडियम ए बदल गया मीडियम बी में, तो प्रीवियस वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिवीजन थोड़ा स्लो हो गया और उनमें ही कोई जेनेटिक बदलाव आया और एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ा तेजी से डिवाइड होने लगता है क्योंकि ये मीडियम बी को ज्यादा सूट करता है। सो वी फाइंड दैट दिस न्यू वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल आउटब्रीड द प्रीवियस वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इसकी तादाद पहले वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुकाबले काफी ज्यादा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पर्यावरण बदल गया, और पर्यावरण बदल गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने भी अडेप्ट किया, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये नया फॉर्म, यू सी दिस, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म, ये नया फॉर्म इतना तेजी से क्यों आया? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा है, कुछ घंटों में ही ये तेजी से डिवाइड होते हैं। अब यही बदलाव अगर हम किसी मछली में या किसी चिड़िया में, यानी फाउल बर्ड्स में एक्सपेक्ट करें तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा। यानी एक मछली के प्रजाति से कोई विकसित होकर नया मछली का प्रजाति बने, उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा, क्योंकि फिश और बर्ड्स, फाउल्स, ह्यूमंस, इन सबका लाइफ स्पैन काफी बड़ा है। तो क्योंकि इनका लाइफ स्पैन काफी बड़ा है, इसीलिए अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म इन दीज स्पीशीज टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। मेरी बात समझे सब लोग? जिनको ये थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, वीडियो वापस से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ओके। ये सारी बातों को एकदम कट शॉर्ट करने के लिए बोर्ड प्रेजेंटेशन पहले ही कर दिया गया है ताकि हम समय बर्बाद ना करें। मेरे सारे वीडियोस में यही है, ओके, और मैं ज्यादा से ज्यादा तुमको बोल बोल के सिखा सकूं और सारी इंपॉर्टेंट बातें तुमको बता सकूं, तुमको ट्रिक्स बता सकूं, ओके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डायनासोर्स का एक फोटो दिया है फिगर 7.2 में। उसमें कुछ डायनासोर्स के नाम है, वो याद रख लेना, ओके, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, टायरेनोसोरस, टेराडोन, ब्रैकियोसोरस, स्टेगोसोरस, आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, डायनासोर्स के पूरे परिवार में, ओके, ये सारे के सारे मर गए हैं। आज के तारीख में हमको सिर्फ क्रोकोडाइल और बर्ड्स देखने मिलते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि रेप्टाइल्स और एव्स हैं, ओके, और ये उनके एंसेस्टर्स हैं जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जिसमें से आर्कियोप्टेरिक्स जो है ना, इट इज द कनेक्टिंग लिंक,
इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। यानी इसमें रेप्टाइल्स वाले गुण भी हैं और बर्ड्स वाले गुण भी हैं। रेप्टाइल्स की तरह इनके पास लॉन्ग टेल है, इनके विंग्स के ऊपर क्लॉज बड़े बड़े नाखून होते हैं और इनके चोंच के अंदर दांत होते हैं। ये तो रेप्टाइल्स वाली क्वालिटी हुई। ओके, और बर्ड्स की तरह क्वालिटी है, इनके पास विंग्स है, इनके पास फेदर है, इनके पास बीक है। ओके, सो दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, अडैप्टिव एबिलिटीज इनहेरिटेड। एक बार एक प्राणी ने अडैप्ट करना सीख लिया ना, फिर उसकी अडैप्ट करने की क्षमता एक पीढ़ी से होते हुए दूसरे पीढ़ी में जाती है। यानी इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी वाले मीडियम में अडैप्ट कर गया, एडजस्ट कर गया। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन बच्चों को जन्म देगा जो बी वाले मीडियम में जिंदा रह सकते हैं। आगे, फिटनेस इज द एबिलिटी टू गेट अडैप्टेड एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। अब फिटनेस क्या होता है कि बदलते माहौल के हिसाब से बदलो, एडजस्ट करो। ओके, अपने बॉडी में चेंजेस लाओ और चेंजेस लाने के बाद उस बदलते एनवायरनमेंट के साथ संघर्ष करके जिंदा रहो। और अगर तुम संघर्ष कर पाओगे, तुम में वो बदलाव आया है, देन यू विल गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। इसलिए डार्विन के प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचर सिलेक्ट करता है और नेचर से उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करता है जो फिट है। इसी नेचुरल सिलेक्शन को कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नेक्स्ट, देन देयर वाज अनदर फ्रेंच नेचुरलिस्ट जिसका नाम है लेमार्क। इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। ओके, ही हैज गिवन थियरी ऑफ सॉफ्ट इनहेरिटेंस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थियरी। अब इन्होंने कमाल का एग्जांपल दिया है जिराफ के 4 एजिंग एक्टिविटीज का। 4 एजिंग खाली फोकट हाइफा इंग्लिश लगाया यहाँ पर। 4 एजिंग का मतलब होता है टू ईट। तो जिराफ जानवर जब अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं ना, उसको 4 एजिंग बिहेवियर बोलते हैं। अच्छा, अब जरूरी बात है क्या? नंबर 1, लेमार्क कहाँ का नेचुरलिस्ट था? फ्रेंच। नंबर 2, इसके थियरी का नाम यूज डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। नंबर 3, एग्जांपल किसका दिया? जिराफ। अब जिराफ की कहानी ऐसी है कि ऐसा माना जाता है आज से कई सालों पहले, ओके, जिराफ की गर्दन काफी छोटी हुआ करती थी, तो उसका साइज काफी छोटा था। ओके, एक आम जानवर के अनुसार, एक डॉग या फिर एक वुल्फ या फॉक्स के अनुसार उसका साइज था। पर होता ऐसा था कि जिराफ को है ना घास ये सब खाने में बहुत तकलीफ होती थी। ओके, एंड वही घास खाने के लिए बाकी के प्राणी भी बहुत कंपटीशन दे रहे थे उसको, तो जिराफ को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। फिर जिराफ ने क्या सोचा कि इस मुश्किल पर्यावरण में, इस मुश्किल घड़ी में, ओके, कुदरत तो बदलेगा नहीं, कंपटीशन तो बदलेगा नहीं, तो मुझे ही बदलना होगा। तो ऐसा माना जाता है कि समय रहते, ओके, जनरेशन बाय जनरेशन जिराफ ने क्या किया, अपने गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया। छोटे छोटे हर्ब्स, पौधों को छोड़ के श्रब्स खाना शुरू किया, श्रब्स को छोड़ के प्लांट्स खाना शुरू किया, प्लांट्स को छोड़ के ट्रीज खाना शुरू किया। एंड आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स, बहुत साल, मेरी बात याद रख, ओके, बहुत साल के बाद जिराफ की गर्दन धीरे धीरे स्ट्रेच करने की वजह से लंबी होती गई। ओके, ये तो वही बात हो गई। समझो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, ओके, और मैं बचपन से स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, ओके, तो जितनी मेरी हाइट होनी चाहिए उससे थोड़ी तो मेरी हाइट ज्यादा ही निकलेगी बिकॉज ऑफ माई एक्सरसाइजिंग एबिलिटी टू स्ट्रेच माई बॉडी। फिर यही मैं मेरे बच्चे को करवाता हूँ, बचपन से उसको भी स्ट्रेचिंग करवाता हूँ, उसको भी बास्केटबॉल में ही डालता हूँ, वो अपने बच्चे से करवाता और ऐसे पीढ़ी बाई पीढ़ी अगर चलते रहा तो जाहिर सी बात है मेरी जो नस्ल निकलेगी, मेरी जो पीढ़ी निकलेगी, उसकी हाइट एवरेज इंसान के हाइट के मुकाबले ज्यादा होगी। जिराफ में भी कुछ इसी तरह का बदलाव हुआ। कई सालों के बाद जिराफ की गर्दन अब इतनी लंबी हो गई है कि जिराफ जिस लेवल पे खाता है ना, उस लेवल पे बाकी के जानवर नहीं खा पाते हैं। इसको कहा जाता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अब इससे लेमार्क ने क्या कहा कि जिराफ ने अपनी गर्दन का इस्तेमाल किया और जिस शरीर के हिस्से का तुम इस्तेमाल करोगे वो हिस्सा विकसित होगा, और जिस शरीर के हिस्से का तुम इस्तेमाल नहीं करोगे, डिसयूज, वो हिस्सा मुरझा जाएगा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। लोग जब जिम जाते हैं, ओके राइट, वहां वजन उठाते हैं। अब वजन उठाते हैं, जिम जाते हैं, तो वहां करते क्या है? सिंपल, दे आर यूजिंग देयर मसल्स। अब तुम मसल का अगर इस्तेमाल करोगे तभी तो जाके मसल्स में हाइपरट्रोफी होगा, उसका साइज बढ़ेगा, ओके, और इसलिए तो वो डेवलप होते हैं। और जो लोग कभी वजन नहीं उठाते, कभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनके मसल्स एकदम मुरझाए हुए, सॉफ्ट, वीक, एकदम लूज रहते हैं। सो इस तरह से ये लेमार्क का मानना था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ओके, हालांकि लेमार्क की थियरी चली नहीं, ये याद रखना। ओके, दिस थियरी वाज क्रिटिसाइज्ड एंड दिस थियरी वाज नॉट एक्सेप्टेड।
because Lamarck used to believe that acquired characters are inherited from one generation to another generation. चलिए आगे बढ़ते हैं. आखिरी बात है, there was this another fellow called as Thomas Malthus. थॉमस मैल्थस एक ऐसा शख्सियत थी, एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने डार्विन को ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था. थॉमस मैल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च किया और डार्विन वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस मैल्थस थियरी ऑन पॉपुलेशन. मैल्थस क्या बोलते थे कि पॉपुलेशन जो है ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ता है. ये देखो, और कुदरत में जो रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ते हैं. ये देखो. अच्छा, अब इसमें ना सिंपल मैथ्स के हिसाब से चलते हैं. ओके, जैसे अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे तुम नंबर देख रहे हो 2, 4, 8, 16. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे तुम नंबर देख रहे हो 2, 4, 6, 8, 10. अब यहां तुम क्या देख रहे हो, नंबर डबल होते जा रहे हैं. यानी अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं आई विल गेट 2, 8 को 4 से डिवाइड करो आई विल गेट 2. यानी यहां पर आई हैव अ कॉमन रेशियो. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, आई हैव अ कॉमन डिफरेंस. सब में 2-2 का फर्क है. और ये दोनों में देखो, ये तो डबल हो रहा है, यानी ये बड़ा तेजी से बढ़ रहा है और ये तो धीमे धीमे बढ़ रहा है ना. तो मैल्थस का वही कहना था कि आबादी जो है ना बड़े तेजी से बढ़ती है और कुदरत में जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेज यानी जो सुविधाएं हैं, जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है इंसानों के लिए, ओके राइट, वो सारे के सारे रिसोर्सेज धीमे धीमे बढ़ते हैं. अब बात ऐसी है कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो यानी सुविधाएं बहुत सारी हो तो पॉपुलेशन तो बढ़ते ही जाएगा. बट हम सब जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये सारी सुविधाएं सीमित होती है. इसलिए एक पॉइंट ऐसा आता है बच्चों कि पॉपुलेशन में कंपटीशन होने लगता है. फिर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, एक जानवर दूसरे जानवर के साथ, ओके एक जानवर दूसरी प्रजाति के साथ संघर्ष करने लगता है. इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, एनवायरमेंटल स्ट्रगल, ये सब आने लगता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम होने लगता है. यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और कुछ सर्वाइव करते हैं इस संघर्ष में. और जो सर्वाइव करते हैं दे आर सर्वाइविंग एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हु हैव डाइड. ओके, और ये ऑर्गेनिज्म क्यों सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि ये बदलते माहौल के साथ संघर्ष करके खुद में बदलाव लाके जिंदा रह पाते हैं. दे आर फिट. और यही फिटनेस, ओके यानी ये जिंदा रहे, फिर ये रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने जैसे और बहुत सारी प्रजाति बनाएंगे. जो मर चुके हैं उनकी प्रजाति कम कम होते जाएगी. यही फिटनेस को डार्विन कहा करते थे रिप्रोडक्टिव फिटनेस. जहां मतलब ये होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करके नेचर से सिलेक्ट हो जाए, जिंदा रह पाए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिर वो बहुत सारे बच्चे पैदा करेगा और सारे बच्चे उसी के समान होंगे, उस पर्यावरण में अडेप्ट कर पाएंगे. फिर कमिंग टाइम में कैसा होता है ना, स्टार्टिंग में ऑर्गेनिजम्स सेम ही थे, फिर क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड और नेचुरल रिसोर्सेज इतना तेजी से नहीं बढ़ पाता जितना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ता है, तो अब ऑर्गेनिजम्स को कॉम्पीट करना पड़ता है. अब उस कंपटीशन में समझो ये ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट नहीं कर पाया, ये हार गया और इसने अपने अंदर बदलाव लाया, अडेप्टेशन लाया और ये स्ट्रगल कर गया, ये फिट हुआ और ये कॉम्पीट करके जीत गया, तो ये जिंदा रह रहा है. तो अब होता क्या है, दोनों शुरुआत में एक ही प्रजाति के थे पर इसमें बदलाव आया और आने वाले टाइम में जब ये अपनी जैसी नस्ल बनाएगा, बहुत सारे अपने जैसे बच्चों को पैदा करेगा, when this will produce large number of its own kind of progeny, then that will be a new species. और इसको डार्विन कहा करता था origin of new species. और इसी तरह से appearance of new life forms takes place on planet Earth. So well बच्चों, that is all for this lecture. मैं उम्मीद करता हूँ तुमको ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझा होगा, सारे टेक्निक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना. ओके, दैट्स ऑल. मन लगा के पढ़ो, रीड बायो, लीड बायो, यो यो बायो. थैंक यू.